अपने अपने माइक को म्यूट कर लो ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी हो, आवाज ज़्यादा ना हो। चलो अपने अपने माइक को म्यूट कर लो। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रिजेंबल करता है ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कि जैसे मान लो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे अर्थ की बात अगर करते हैं, तो अर्थ के सराउंडिंग एक स्पेस होता है, जगह होता है, कुछ दूर तक, जैसे मान लिया कितना, अर्थ के चारों तरफ एक स्पेस होता है। जिस स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जिस स्पेस में कोई अगर ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा। उसको कोई आके फोर्स नहीं लगाएगा, अपने ऊपर एक इनविजिबल फोर्स महसूस करेगा, और वो फोर्स था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जिसके कारण अर्थ जो उसे अपनी सेंटर की तरफ खींच लेता था। अगर उस फील्ड से कोई बाहर है, उस फील्ड से बाहर है, तो फिर वो उस पर फोर्स महसूस नहीं करेगा। ठीक जिस तरह हमने ग्रेविटेशन में इस चीज को कंसेप्चुलाइज किया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम इसी चीज को कंसेप्चुलाइज करेंगे कि मान लो कोई जगह है, कोई रीजन है, कोई जगह कोई रीजन है, और उस रीजन में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। किसी जगह में, किसी रीजन में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये चार्ज है या नहीं है, हम सिंपली ऐसे देख के नहीं बता सकते। हम सिंपली ऐसे देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है या इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट है और इस पे कुछ चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव हम देख के नहीं बता सकते, क्योंकि हम इतने, हमारी आंखें ऐसी नहीं है कि हम देख के कह सके कि हाँ इसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है या इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो इसका पता कैसे चलता है? इसका पता इस तरीके से चलता है कि मान लो ये अगर ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही ये चार्ज बनेगा, चार्ज नहीं होगा इसका मतलब क्या है? चार्ज नहीं होगा इसका मतलब है इसके जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है, चार्ज बैलेंस है, नेट चार्ज जीरो है। लेकिन अगर डिसबैलेंस हो गया, डिसबैलेंस हो गया, इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल नहीं है। तो जैसे ही ये चार्ज बन गया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये अपने चारों तरफ जो स्पेस होता है, उस स्पेस में कह लो एक स्पेस, या उस स्पेस में एक इफेक्ट क्रिएट करता है, एक इफेक्ट क्रिएट करता है। उसी इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करेगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई और, हम एज ए व्यूअर हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट जो होगा, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, वही, या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज, ऐसा चीज हो जिसमें चार्ज हो, एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट लाएंगे और उस ऑब्जेक्ट में चार्ज होगा, तो वो जो चार्ज है, या सिंपली कह लो चार्ज, वो जब उस रीजन में, उस स्पेस में आएगा, तो वो अपने ऊपर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। और तब हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में एक रीजन, एक स्पेस क्रिएट करता है, और उस रीजन में अगर दूसरा कोई चार्ज ऑब्जेक्ट आता है, तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट अपने ऊपर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन महसूस करेगा। तो उस समय वो जो रीजन है, जिस रीजन में वो चार्ज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बोला जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इसमें लिखते हैं डिफिनेशन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि द चार्ज, या इसको ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड is the space surrounding an electric charge
an electric charge in which another charge experience electrostatic force of attraction or repulsion। तो ये होता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक नई फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस किया, तो पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताना पड़ेगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर फील्ड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है, या किसी पॉइंट पे जब इसकी हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं तो हम बोलते हैं कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी वो मेजर कर रहे हैं, उस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी और स्ट्रेंथ कितनी वो मेजर करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे फर्दर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड as a vector quantity which has definite direction and magnitude। और इस मैग्नीट्यूड को जो है बोला जाता है फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपली फील्ड इंटेंसिटी। ये बोला जाएगा। अब पहले हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन करें। तो जैसे मान लो, क्योंकि ये जो मैथमेटिकली इक्वल होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, उसके आसपास का जो इलाका है, रीजन है, उस पॉइंट पे फील्ड होगा। तो मान लो मैं इस पॉइंट पे पूछता हूँ कि इस पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो इस पे फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे फील्ड जो होगा इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मुझे किसी और पॉइंट पे पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पॉइंट को हम चार्ज जो है उससे ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। और ये ज्वाइनिंग लाइन जो है, इसी ज्वाइनिंग लाइन पे रेडियली आउटवर्ड जो हो जाएगा, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, तो ये फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P है, और ये जो है ये है डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट Q। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जैसे मान लो ये Q नेगेटिव चार्ज होता है, और मुझे सेम इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती, तो यहाँ भी हम वही काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसको हम लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे रेडियली इनवर्ड जो है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन कौन सा, तो ये वाला डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड, ये डायरेक्शन इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो
कोई दूसरा पॉइंट ले लो, कोई दूसरा पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट मैं ले लिया, ये पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन पहले उस पॉइंट को हम उस चार्ज से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इस चार्ज को हम ज्वाइन कर लिया मैंने। अब मुझे फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड हम क्या करेंगे, एक की तरह से वेक्टर डाल देंगे और फील्ड की डायरेक्शन देंगे। ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये है फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन एट पॉइंट P, और ये है फील्ड डायरेक्शन एट पॉइंट Q। ये आ गया, समझ में आया? यस सर। यस सर। हटाएं इसको हटाएं। नहीं सर, एक सर सर एक सेकंड, लास्ट लाइन। यस सर, हो गया। तो थर्ड पॉइंट में ही आगे हम लिखेंगे, दो पॉइंट को ऊपर को मिटा देते हैं, इन दोनों पॉइंट को हटा देते हैं। इस पॉइंट पे लिखेंगे, डायरेक्शन वाले पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे लिखेंगे कि डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field is radially outward in surrounding of a point positive charge and is radially inward for point negative charge। इनफैक्ट कि किसी भी चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, उस जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल दो, और उस पॉजिटिव चार्ज पे देखो कि जिसका फील्ड निकालना है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा वही डायरेक्शन फील्ड की जाएगी। तो ये इसकी डायरेक्शन की बात हो गई। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट की जाए, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं, जब तक हम उसकी मैग्नीट्यूड न निकाल सकें तब तक हम इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि किस, अगर दो में मुझे कंपेयर करना है किसका फील्ड ज्यादा है किसका फील्ड कम है, तो ये कंपेरिजन में मुश्किल होती है। अगर मैं उसका एक तरीका डिफाइन कर दूं कि हाँ इसकी मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पे कैसे निकाली जाएगी, तो हम दो पॉइंट पे फील्ड कंपेरिजन कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे फील्ड ज्यादा किस पॉइंट पे फील्ड कम है, और दो चार्ज ऑब्जेक्ट के फील्ड कंपेरिजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि इस फील्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकाली जाती है। सर ये पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा? यही जो अभी बताए, मतलब ये बीच में हमेशा पॉजिटिव, अभी जो बताए ये लिखे है तो नो सर ये बीच में हमेशा पॉजिटिव क्यों ही रहेगा, ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल पता रहेगा। तो बीच में पॉजिटिव नहीं, किसी भी पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन अगर देखनी है, समझे ना,
किसी भी चार्ज का, जैसे मैंने एक चार्ज लिया, यहाँ पे एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड होता है कि मान लो ये पूरा का पूरा इलाका सराउंडिंग क्या है, फील्ड है यहाँ पे। अब इसके किसी पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो उसकी डायरेक्शन मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज लाते हैं। मान लो ये चार्ज क्यू नॉट, इसका हम ट्रीट करेंगे आगे। ये चार्ज क्यू नॉट, और इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड जो होती है वो टेंडिंग टू 0 होता है। कहने का मतलब टेस्ट चार्ज ऐसा होता है कि इस टेस्ट चार्ज का जो अपना फील्ड होगा, इस टेस्ट चार्ज का जो अपना फील्ड होगा वो काफी नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू ये जो मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया है। इस चार्ज का नाम होता है सोर्स चार्ज। तो मुझे अगर इस सोर्स चार्ज का इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो मैं इस पे लाऊंगा एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और ये टेस्ट चार्ज जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बाय कन्वेंशन इसको पॉजिटिव रखना है। अब तुम्हें देखना होगा कि ये जो सोर्स चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उसकी यहाँ तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर रिपल्सन ये लगाएगा। तो जो इसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, वही जो है इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। बस इतना काम करना। अगर मान लो ये सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, तो ये एरो क्या होता, उल्टा हो जाता। ये जो एरो है वो अट्रैक्शन वाला बन जाता, तो उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, रेडियली इनवर्ट। तो वही पॉइंट यहाँ बताया गया है कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है या नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसमें फील्ड जो होगा एक पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव वाले में, और एक पे रेडियली इनवर्ट होगा नेगेटिव वाले में। और इसका पता कैसे लगाते हैं? तो इसका पता लगाते हैं, तरीका इसका ये है कि जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, उस पॉइंट पे एक हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे। हाँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। सर अगर यहाँ ग्रेविटेशन का केस होता तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता ना, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे होता। इसका ग्रेविटेशन के केस में भी तो डायरेक्शन होता है ना, उसमें तो केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसमें हमेशा रेडियली इनवर्ट होगा। तो हमेशा रेडियली इनवर्ट होगा, उसमें आउटवर्ड नहीं होगा। हटाएं इसको? यस सर। ओके, तो ये था डायरेक्शन की बात। ये डायरेक्शन की बात, यहाँ हमने केवल डायरेक्शन किसका लिखा है? यहाँ हमने डायरेक्शन केवल यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज से लिखा है। यही बेस होता है डायरेक्शन का। अलग अलग चार्ज बॉडी का, अलग अलग चार्ज बॉडी केस में डायरेक्शन जो होगा वैरी करेगा। और ये जो फील्ड की डायरेक्शन की अलग से चर्चा होगी, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें हम इस फील्ड के डायरेक्शन की अलग से सेपरेटली चर्चा करेंगे। उस फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज होती है उसके आधार पर। अभी हमें केवल इतना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पॉइंट चार्ज का पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा इस तरीके से डिफाइन। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो लिखेंगे इसमें हम लोग, इसी में लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो पहले लिख लो, फिर समझाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर, या कह लो इसमें और फील्ड स्ट्रेंथ जिसको बोलेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर और इंटेंसिटी of field vector. Magnitude of field vector is numerically equal, numerically किसके इक्वल होता है? इक्वल टू फोर्स experienced by unit charge placed at magnitude of field vector at a point
at a point is numerically equal to force experienced by a unit charge placed at that point. Placed at that point. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये मेरे पास कोई चार्ज है, चार्ज बॉडी है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका चार्ज कितना है? मान लो मैंने प्लस क्यू ले लिया। अब इसके सराउंडिंग में जहां तक इसका रीजन होगा, जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसी सराउंडिंग में किसी पॉइंट पे मुझे फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालने की, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसको निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे फील्ड की मुझे मैग्नीट्यूड निकालनी है, और ये फील्ड वेक्टर होता है, फील्ड वेक्टर को हम ई से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर। ईपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फील्ड एट पॉइंट पी में। हम डायरेक्शन देख चुके हैं, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो डायरेक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन जो हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड, ये जो है ना ये पॉइंट यहाँ से हम करेंगे और किसी को आगे खींच देंगे, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो गया। मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? तो मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि यहाँ पे एक यूनिट चार्ज लाओ, यूनिट चार्ज। कैसे लाओ यूनिट चार्ज? तो इस पे हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे देखो ये जो चार्ज हो गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज, जिसकी मुझे फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए। इस पॉइंट पे पी पॉइंट बताइए, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? हाँ बताया था, ठीक है बताया। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चार्ज लाएंगे क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में शायद हम बताए होंगे सेम ही तरीके से कि यहाँ पे लाएंगे हम, क्या लाएंगे? एक टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होगी, टेस्ट चार्ज है इसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्या होगी? निग्लिजिबल होगी। जैसे मान लो हम बात करते हैं निग्लिजिबल के केस में कैसे मानते हैं, तो इसको कंपेयर करो मास से, कि मास ग्रेविटेशनल फील्ड जो था उसमें मास मैटर करता था। तो जैसे अर्थ के किसी पॉइंट पे, अर्थ के किसी पॉइंट पे यहाँ पे मुझे निकालना है, फील्ड निकालना है। तो यहाँ क्या करते थे? कोई एक मास लाते थे, मान लो कोई पेन, कोई ब्लॉक उठा के ला दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मास लेके रख दिए। अब अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में जो भी मास लाएंगे, तो अर्थ का मास तो काफी ह्यूज होता है, उस अर्थ के ह्यूज मास के रिस्पेक्ट में हम इस पॉइंट पे जो कोई मास लाएंगे, मान लो 1 kg 2 kg 10 kg लाए, वो क्या होगा? काफी नेग्लिजिबल होगा। तो बिल्कुल जैसा यहाँ पे था, इसी के एनालॉजी यहाँ पे लेना है कि मान लो ये जो क्यू चार्ज है, अगर ये क्यू चार्ज 10 कूलम का चार्ज है, तो क्यू नॉट कितना होगा? तो क्यू नॉट मान लो लेते हैं, हम ले लेंगे 1 नैनो कूलम ले लेंगे, 1 माइक्रो कूलम या 1 नैनो कूलम ले लेंगे। तो 1 माइक्रो कूलम या 1 नैनो कूलम इस 10 कूलम के रिस्पेक्ट में क्या है? काफी कम है ये। अगर ये 10 कूलम तो 1 माइक्रो कूलम कितना हो गया? 10 की पावर -6 कूलम। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? काफी नेग्लिजिबल चार्ज का हो जाएगा। और ये क्यों लिया जाता है, इसको थोड़ी देर बाद में बताएंगे। तो अभी केवल इतना मान लेना है कि इस पॉइंट पे क्या लाना है? एक टेस्ट चार्ज लाना है, एक टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो जो फोर्स हो जाएगा, मान लो वो फोर्स कितना हो जाएगा? ये मानते हैं ये F इस पे फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे कि Q नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है? F मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। Q नॉट पे F मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कितना चार्ज लेना है? यहाँ पे लेना है यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यूनिटरी मेथड से कर देंगे हम कि यूनिट चार्ज पे कितना लग रहा होगा? तो यूनिट चार्ज पे लगेगा मॉड F अपॉन Q नॉट, और यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? यही वैल्यू फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगी। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हम निकालेंगे किसी जनरल पॉइंट P पे, ये हो जाएगा फोर्स एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय जो हम टेस्ट चार्ज दिए हैं, वो टेस्ट चार्ज हो जाएगा। ये फील्ड की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड रेडियली इनवर्ड होगा इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? यस सर।
यस सर। यस सर। हटाएं इसको। यस सर। यस सर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, is force per unit charge। ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये तो नई क्वांटिटी आ गई जिसका हमने डिफाइन कर लिया थी कि क्वांटिटी का नेचर कैसा है। तो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर ली, हमने उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दिया, और ये डिफाइन करने के बाद फिर हम डिफाइन करेंगे इसकी यूनिट एंड डायमेंशन, डिफाइन करेंगे। तो अगर यूनिट की बात करें, अगर हम बात करें, अगर यूनिट की बात करें, यूनिट कितना हो जाएगा इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज कितना होगा, कूलम। तो यूनिट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका मतलब यूनिट जो हो जाएगा ये होगा न्यूटन अपॉन कूलम। और आगे बढ़ेंगे, इसका एक और यूनिट होता है, वो होता है वोल्ट अपॉन मीटर, जब इसको पोटेंशियल से डिफाइन किया जाता है। एक और यूनिट होता है वोल्ट अपॉन मीटर। ज्यादा चलने वाला यूनिट ये होता है वोल्ट अपॉन मीटर। ज्यादा चलने वाला यूनिट जो होता है, क्वेश्चन में भी आएगा, वोल्ट अपॉन मीटर आएगा। तो दोनों यूनिट है, एक है न्यूटन पर कूलम और एक है वोल्ट अपॉन मीटर। ये जो क्वेश्चन है, ये जो है ना इसका यूनिट, ये नीट में केवल पूछा गया है, याद रखना इसको, कि इसमें से कौन सा, इसमें से वही फील्ड का कौन सा यूनिट है, या फिर इसमें से जो है ये नाम दे दिया, और कौन सा ये यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये पूछ सकता है। तो दो इसके यूनिट हो गए, एक हो गया न्यूटन पर कूलम हो गया, और एक हो गया वोल्ट पर मीटर। अगर डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो डायमेंशन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, ये फील्ड, तो ये हो जाएगा फोर्स की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन। क्या किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? आवाज आ रही है, जा नहीं रही है। तुम्हारी आवाज तो आ रही है। हम आस्ते हैं ना सर, मेरी आवाज आ रही है। हाँ तो सुन रहा तो बोल रहा है ना। हाँ वो सर मेरा लीव हो गया था, तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे मैथमेटिकली वाले से? अरे वही मैथमेटिकली ये बोले थे कि जो फील्ड होता है न्यूमेरिकली फोर्स के इक्वल होता है। कितने फोर्स के, तो जो यूनिट चार्ज होगा, मतलब 1 कूलम यूनिट चार्ज होगा, उसी पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी फोर्स के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। इसको याद करो ना, इसको याद कर लो, उससे जो ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ाए थे, ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूमेरिकली जो इक्वल हुआ करता था ना फोर्स के इक्वल, वही है। यस। डायमेंशन देखो, डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, ये हो जाएगा mlt-2 हो जाएगा। और चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, तो चार्ज का डायमेंशन होता है करंट एम्पियर इनटू टाइम। इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mlt-3 एंड a-1। स्पेशली निट वाले लोग ये यूनिट डायमेंशन रट्टा मार ले, क्योंकि आता है उसमें, कई बार देखोगे आया हुआ है फील्ड का डायमेंशन, कई बार आया हुआ है। ठीक है ये। अब एक चीज इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, पॉइंट ध्यान में रखना। क्या है सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या डिफाइन होगा, किसी चार्ज के सराउंडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज के सराउंडिंग वो रीजन, वो स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब इस चीज को पता लगाने के लिए, वहां पे हम कि किसी
किसी रीजन में मान लो कहीं दूर कोई बहुत बड़ा चार्ज ऑब्जेक्ट होगा और उस चार्ज ऑब्जेक्ट से हम काफी दूर हैं, हम उस चार्ज ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं और मुझे पता करना है कि उस रीजन में कोई फील्ड है कि नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। देखेंगे कि टेस्ट चार्ज पे अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे कोई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे कि उस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। नहीं लग रहा है, नहीं लगता है। वो जो टेस्ट चार्ज होगा वो रुका हुआ टेस्ट चार्ज होगा, और टेस्ट चार्ज मूव करता हुआ नहीं होगा। जो टेस्ट चार्ज हम लाएंगे वो स्टैटिक टेस्ट चार्ज होगा, मतलब उसको रोक के हम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मूव करता हुआ जो चार्ज होगा, मूव करता हुआ चार्ज, वो इस बात की पता नहीं लगा सकता है या इस बात को करेक्टली नहीं बता पाएगा कि किसी पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मूव करता हुआ चार्ज जो है अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, मूव करता हुआ चार्ज और कोई चार्ज सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स एक्सपीरियंस करता पाया जाएगा। मतलब जो चार्ज रुका हुआ है वही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन जो मूव करने वाला चार्ज, जब चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अगर उस रीजन में, जिस रीजन में हम चेक कर रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, अगर उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है ना, तो ये मूव करने वाला चार्ज इस बात को एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि उसके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। इसीलिए किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है जिसका मुझे पता लगाना है, तो हम जो चार्ज लाते हैं, हम जो टेस्ट चार्ज लाते हैं, उस चार्ज को ला के वहां पर रोकते हैं और रोक के उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको देखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें पूछ सकता है इसमें। ठीक, अब एक और ध्यान रखना है कि ठीक है फील्ड जो है, फील्ड जैसे मान लें मैंने अभी बोला, मैं इसको घटा रहा हूं यहाँ पे, कि जो भी चार्ज होगा, जैसे मान लिया कि मैंने एक चार्ज लिया, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने चार्ज लिया, इस चार्ज के साथ क्या होगा, ये जैसे ही आएगा तो अपने इर्द गिर्द क्या कर देगा, ये फील्ड क्रिएट कर देगा, फील्ड क्रिएट कर देगा। अब ये फील्ड क्रिएट करेगा, जैसे मान लो पहले एक ऑब्जेक्ट था, तो इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, तो इसके इर्द गिर्द कोई फील्ड नहीं होगा, इसके इर्द गिर्द कोई फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने मान लो कि इसको फ्रिक्शन दिया, रब कर दिया, इसको रब कर दिया तो क्या हो गया, इसका चार्ज डिफरेंस हो गया, ये चार्ज हो गया। तो जैसे ही ये चार्ज हुआ तो ये अपने इर्द गिर्द फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये नहीं है कि फील्ड बस जैसे मैंने चार्ज इस पे से लाया या हटाया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये चार्ज हो गया। जिस क्षण मैंने डाला उस क्षण इसके सराउंडिंग में क्या हो गया, फील्ड क्रिएट हो गया। इस फील्ड को क्रिएट होने में, मतलब चार्ज यहाँ पे आया है, उस चार्ज से फील्ड निकल के उस रीजन में जाने में समय लगता है। जो फील्ड प्रोपागेट करता है, जो फील्ड यहाँ से आगे बढ़ता है, उस फील्ड की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। मतलब समझ लो कि अगर t इक्वल टू 0 समय में, t इक्वल टू 0 समय में यहाँ पे चार्ज, ये चार्ज इस पे आया, तो अगर इससे कोई r दूरी पे कोई पॉइंट है, तो वहां तक उस चार्ज का इफेक्ट उस फील्ड को पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। तो हम लिखेंगे c इक्वल टू r इंटू टी, और t की वैल्यू r इंटू सी हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट, कोई पॉइंट p है जो चार्ज ऑब्जेक्ट से r दूरी पे है, तो यहाँ पे उस फील्ड को, मतलब उस फील्ड को जनरेट होने में, या कह लो उस फील्ड को का इफेक्ट पहुंचने में जो टाइम लग जाएगा, टाइम एट p, वो हो जाएगा r अपॉन c। कहने का मतलब ये जो फील्ड है इसके प्रोपागेशन में क्या होता है, वो समय लगता है। नहीं समझ पाए? चलो देखो इसको फिर देखो, कोई बात नहीं, एक बार देख लो। जैसे मान लो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज था। इसमें मैंने क्या किया, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज और डाल दिया, 2 नेगेटिव चार्ज और डाल दिया, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आया। जब ये नेगेटिव चार्ज नहीं था, ये नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो इसके आसपास हम बोलते ठीक है कि यहाँ तक, मैंने बोला कि यहाँ तक इसका फील्ड शायद क्रिएट होगा। तो जब ये इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं था, मतलब 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे, तो ये न्यूट्रल था। फिर मैंने क्या किया, ये चार्ज है कि नहीं है उसको किसी
चेक करने के लिए इस पॉइंट पे मैंने क्यू नॉट लाया। तो जब मैंने क्यू नॉट यहाँ पे लाया तो इस क्यू नॉट पे कोई भी तरह का इलेक्ट्रिकल फोर्स मैंने नहीं पाया। तो हम बोलेंगे ठीक है, अभी ये चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके रीजन में इसके इर्द गिर्द कोई फील्ड क्रिएटेड नहीं है। अब जब मैंने क्या किया कि इसको चार्ज कर दिया, इस चीज को मैंने चार्ज कर दिया, इस चीज को मैंने कर दिया चार्ज, इस पे मैंने 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लेके डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लाके डाला। तो जो नेगेटिव चार्ज लाके डाला उसको डालने में जो समय, मतलब जिस समय डाला उस समय जो समय था मान लो 7 बज रहा था, उस समय 7 बज रहा था, उस टाइम को हम t=0 बोलेंगे। अब 7 बजा और उसी समय दूसरा एक आदमी इस चार्ज को लेके यहाँ पे खड़ा था। तो जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज बोला और यहाँ भी टाइम 7 पे मैंने इससे पूछा क्या तुम इस वक्त अपने ऊपर या इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो बोलेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी चार्ज कितने में डाला है, 7 बजे डाला है, और मैं इससे पूछ रहा हूँ कितने बजे है ये 7 बजे, कोई चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये जो यहाँ फील्ड क्रिएट होगा, मतलब ये इस चार्ज के आने की वजह से ये बन गया चार्ज ऑब्जेक्ट, और जब चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया तो अपने इर्द गिर्द ये फील्ड क्रिएट करता है। तो इसको फील्ड क्रिएट करने में समय लगेगा, ये नहीं कि बस चार्ज डाला 7 बजे और 7 बजे इसके पूरे इलाके में फील्ड क्रिएट हो गया। ये जो फील्ड है इसको आगे बढ़ने में, मतलब अपना रीजन क्रिएट करने में कुछ समय लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो तुमने यहाँ पे चार्ज डाला और ये चार्ज जो अपना रीजन क्रिएट करेगा, ये जो अपने प्रभाव को आगे बढ़ाएगा, उस आगे बढ़ने की एक रफ्तार होती है, और वो रफ्तार होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लो ये दूरी, हम एग्जांपल के ले रहे हैं कि ये दूरी जो है यहाँ से 3 × 10⁸ मीटर दूरी, ये दूरी जो है, मतलब जो पॉइंट पे मुझे फील्ड मेजर करना है, ये 3 × 10⁸ मीटर की दूरी पे। तो अगर मैंने 7 बजे यहाँ पे चार्ज को लाया है, तो इस फील्ड का इफेक्ट 7 बजे यहाँ नहीं दिखेगा, इस फील्ड का इफेक्ट तो दिखेगा तो 7:01 पे दिखेगा। मतलब इस फील्ड को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना, 1 मिनट समय, 1 सेकंड समय लग जाएगा। 7:01 पे दिखेगा, 1 सेकंड समय लग जाएगा। तो यही जो बोलते हैं ना, फील्ड की अपनी एक प्रोपगेशन स्पीड होती है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलो टाइम भी अब खत्म हो चुका है, अब तो कल ही होगा। कल जो है 8 बजे, कल 8 बजे क्लास होगी। सर कल तो डाउट क्लास है ना, डीपीपी वो भी होगी, डाउट भी होगी। अब पहले थोड़ी बताएंगे, उसको डाउट बताएंगे। सर कल डाउट क्लास सर आज भेजे नहीं थे DPP 2। अरे भूल गए, भेजेंगे, याद नहीं रहता ना, बहुत काम किया, भेज देंगे आज। चलो अभी क्लास खत्म करते हैं, दूसरी क्लास है मेरी कल 8 बजे से ना? हाँ कल 8 बजे से लिखा हुआ है ना, कल 8 बजे से। कितने घंटे का? अब देखते हैं कितने बजे तक होगा।